नमस्कार साथियों, आपका फिर स्वागत है अपने YouTube चैनल जेपी इंस्पायर अकेडमी पर। देखिए, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सर्वनाम, यानी हिंदी का हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा आज का सर्वनाम। संज्ञा मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, संज्ञा के सारे भेद पढ़ा चुका हूँ कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं और कौन सी संज्ञा कैसे पहचानते हैं। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सर्वनाम, और सर्वनाम में हम पढ़ेंगे कि सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम के रूप कितने होते हैं और सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कि कैसे पहचानेंगे सर्वनाम को हम। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि सर्वनाम का अर्थ क्या होता है। तो सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। परिभाषा क्या है? तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। क्योंकि जब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं इसीलिए बोलते हैं इनको सबका नाम, क्योंकि सभी संज्ञाओं के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होगा। तो संज्ञा के नामों के बदले में जब हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं इसलिए हम बोलते हैं इसको सर्वनाम। दूसरा पॉइंट है कि सर्वनाम विकारी शब्द होते हैं। विकारी का मतलब वे शब्द जिनमें परिवर्तन हो जाए, यानी लिंग वचन कारक के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। इसलिए सर्वनाम शब्द क्या है? विकारी शब्द है। तीसरा पॉइंट है सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता। सर्वनाम का लिंग क्रिया के आधार पर निर्धारित होता है। मतलब कि सर्वनाम का जो है अपना कोई लिंग नहीं होता, इनका लिंग निर्धारित क्रिया के आधार पर होता है। जैसे वह गाता है और वह गाती है। जब आप यहां देखेंगे यहां भी सर्वनाम शब्द क्या वह है और यहां भी सर्वनाम शब्द क्या वह है, लेकिन यहां पर वह शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ? पुल्लिंग शब्द के लिए, क्योंकि क्रिया क्या है? पुल्लिंग है। यहां वह शब्द स्त्रीलिंग के लिए इस्तेमाल हुआ क्योंकि क्रिया क्या है? स्त्रीलिंग। इसलिए बोलते हैं कि सर्वनाम शब्दों का या सर्वनाम शब्दों की जो पहचान होती है वो क्रिया के आधार पर होती है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इसलिए इनका कोई अपना लिंग नहीं होता। नेक्स्ट क्या है? सर्वनाम के रूप, यानी सर्वनाम जो है कितनी तरह के होते हैं। तो सर्वनाम दो तरह के होते हैं। एक तो होता है मूल सर्वनाम, दूसरा होता है यौगिक सर्वनाम। मूल सर्वनामों की संख्या होती है 11, जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, क्या, कौन, जो, सो। तो इस तरह जो है ये 11 सर्वनाम होते हैं। और ये कई बार पूछा भी गया है कि मूल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? 11। दूसरा है यौगिक सर्वनाम। तो मूल सर्वनाम में कोई परिसर्ग लगाकर बनाए गए जो सर्वनाम होते हैं वे कहलाते हैं यौगिक सर्वनाम। ऐसे मैं से क्या बन गया? मैंने, मेरा बन गया, मुझे, मुझको, जैसे कि तुम्हें, तुम्हारा, तुझको, उसे, उसको आदि। यानी मूल सर्वनाम में जो भी परिसर्ग लगाकर सर्वनाम बनाए जाएंगे वे कहलाएंगे यौगिक सर्वनाम। तो बात समझ में आ गई? मूल सर्वनामों की संख्या 11, इसमें आपके ये वाले जितने भी सर्वनाम हैं ये क्या कहलाएंगे? मूल सर्वनाम। बाकी इनके अलावा जो भी परिसर्ग लगा के बनाए गए सर्वनाम है वे कहलाते हैं यौगिक सर्वनाम। अगला पढ़ेंगे हम सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के भेद होते हैं 6। कितने भेद होंगे? 6। पहला होगा पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ये हमारे सर्वनाम के भेद होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 2, मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। लेकिन सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन आएंगे? जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन आएंगे? मैं, तू, तुम, आप, वह, ये काय में आएंगे? पुरुषवाचक में। निजवाचक में कौन आएंगे? आप शब्द आएगा,
स्वयं शब्द आएगा, अपने आप, स्वतः, ये शब्द आते हैं आपके निजवाचक सर्वनाम में। निश्चयवाचक में क्या आएंगे? ये, वे, यह, वह, ये आएंगे आपके निश्चयवाचक सर्वनाम में। अनिश्चयवाचक में कौन आएंगे? अनिश्चयवाचक में आएंगे कोई, कई, कुछ। ऐसे ही प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएंगे कौन, क्या, और संबंधवाचक सर्वनाम में आएंगे जो, सो, वह, ये। अब मैंने आपको बता दिया कि पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन आते हैं, निजवाचक में कौन आएंगे, निश्चयवाचक में कौन से आएंगे, अनिश्चयवाचक में आएंगे, प्रश्नवाचक में कौन से आएंगे और संबंधवाचक में कौन से आएंगे। लेकिन आप देखेंगे कि कई शब्द इसमें ऐसे हैं कि जो भी कई तरह के सर्वनाम में आए, जैसे कि वह यहाँ भी आया, यहाँ भी आया है और यहाँ भी आया है, आप यहाँ भी आया है, आप यहाँ भी आया है। तो आपको ये देखना है कि इन सर्वनामों का प्रयोग हम कैसे, कौन से वाक्य के रूप में करते हैं और कैसे पहचानेंगे कि यही आप कब पुरुषवाचक है, कब आपका निजवाचक है, ये हमें पहचान करनी है। तो पढ़ते हैं आगे। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद होते हैं 3। पहला है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सबसे पहले पढ़ेंगे हम उत्तम पुरुष सर्वनाम। तो उत्तम पुरुष सर्वनाम क्या है कि वक्ता या कहने वाला अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है, यानी वक्ता यानी स्पीकर यानी बोलने वाला अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि मैं, मुझे, मेरा आदि, यानी मैं शब्द से बनने वाले सारे सर्वनाम क्या होंगे? उत्तम पुरुष सर्वनाम होंगे। इसमें क्या लिख सकते हैं? जैसे कि मैं जाता हूं, मैं पढ़ता हूं, मुझे डर नहीं लगता, तो आप यहां पर देखेंगे कि मैं, यहां सब दोनों आए, मैं और मुझे, और जब मैं और मुझे मेरे लिए सब इस्तेमाल हुआ है तो ये क्या कहलाएंगे? उत्तम पुरुष, क्योंकि वक्ता इसमें अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो तीनों ही तीनों क्या कहलाएंगे? उत्तम पुरुष सर्वनाम। अगला क्या है? मध्यम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष सर्वनाम। इसमें क्या है कि वक्ता या लेखक जिससे बात करता है उसके लिए मध्यम पुरुष का यानी मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। यानी 3 व्यक्ति होते हैं, एक तो वह व्यक्ति जो वक्ता होता है यानी बोलने वाला, दूसरा होता है वह व्यक्ति जिससे बात की जाती है, और तीसरा होता है वह जिसके बारे में बात की जाए। तो यहाँ पर क्या है? मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष में जब सामने वाले व्यक्ति से बात करेंगे तो उसके लिए या तो आप तू शब्द का इस्तेमाल करेंगे, या आप शब्द का इस्तेमाल करेंगे, तुम शब्द का इस्तेमाल करेंगे, या तुम्हारे शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या आएगा? तू आएगा, तुम आएगा, आप आदि। यानी तू, तुम, तुम्हारा आदि शब्दों से बनने वाले जितने भी सर्वनाम हैं वो सब आपके मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है अन्य पुरुष। नंबर 3 क्या है? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या है कि जब कोई वक्ता किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करता है, यानी जो वक्ता है एक मध्यम पुरुष से जब किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करेगा तो उसके लिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा। और इसमें कौन कौन आएंगे? यह आएगा, वह आएगा, ये आ जाएगा, वे आ जाएगा, उसे आ जाएगा, उसको आ जाएगा। ये शब्द किसमें आ जाएंगे? अन्य में। जैसे कि
मैं आपको नहीं जानता। तो ये एक आपका उदाहरण ये है, जैसे कि मैं आपको तीनों के कंबाइंड उदाहरण देता हूं। मैं आपको नहीं जानता, वह मेरी बात नहीं सुनता, ये बच्चे खेलते हैं। ये बच्चे खेलते हैं। अब आप यहां देखेंगे कि मैं आपको नहीं जानता, तो मैं बोल रहा हूं किसके लिए? आपके, यानी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। तो ये सर्वनाम कहलाएगा मध्य पुरुष। कौन सा आएगा? मध्य पुरुष। लेकिन ये लिख दिया कि वह मेरी बात नहीं सुनता, यानी किसी दूसरे व्यक्ति से उस तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, जिसके लिए वह शब्द का इस्तेमाल हुआ। तो यहाँ पर जो वह सर्वनाम है ये आपका अन्य पुरुष है। ये बच्चे खेलते हैं, यानी यहाँ पे किसी तीसरे के बारे में बात की जा रही है, तो ये क्या आएगा? अन्य। तो इस तरह से हम पहचानेंगे कौन सा मध्य पुरुष है, कौन सा उत्तम पुरुष है और कौन सा अन्य पुरुष है। दोबारा सुन लेंगे। जो स्पीकर अपने लिए इस्तेमाल करेगा, यानी वक्ता जिन सर्वनामों का अपने लिए प्रयोग करेगा वे उत्तम पुरुष होंगे, और जब किसी दूसरे के लिए प्रयोग करेगा तो मध्यम पुरुष होंगे, और जब किसी तीसरे के लिए प्रयोग करेगा तो अन्य पुरुष। नेक्स्ट, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम की पहचान है कि जिन शब्दों का इस्तेमाल हम स्वतः खुद के लिए करते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कौन आएंगे इसमें? आप, स्वयं, स्वतः, अपने आप आदि। जैसे आप चला जाऊंगा, क्या दिया है? आप चला जाऊंगा। मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, अपना काम स्वयं करो, आप ही खाना बना लेता हूं। तो यहां पर आप चारों वाक्यों में देखेंगे कि कार्य करने की जो प्राथमिकता दी गई है वो खुद के लिए दी गई। जैसे आप चला जाऊंगा, और जब आप चला जाऊंगा तो यहाँ पर आप सर्वनाम जो होगा ये पुरुषवाचक सर्वनाम ना होकर क्या कहलाएगा? निजवाचक। कौन सा होगा? निजवाचक। और यही सर्वनाम अभी कहाँ था? अन्य में। जो वह सर्वनाम है, जो आप सर्वनाम था वो मध्य में था, लेकिन अब आप सर्वनाम कहाँ पहुंच गया? निजवाचक। मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, तो स्वयं आया है तो कैसा होगा? निजवाचक। अपना काम स्वयं करो, स्वयं शब्द आ गया। आप ही खाना बना लेता हूं। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे सर्वनाम कैसे हैं? निजवाचक सर्वनाम। नंबर 3 है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान क्या है? यह आएगा, ये, वे, वह। जब यह, वह, ये, वे आदि सर्वनाम का प्रयोग निकटता या दूरी को बताने के लिए किया जाता है तो यह सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्योंकि यही सर्वनाम हमने कहाँ इस्तेमाल किए हैं? पुरुषवाचक में। और यही सर्वनाम हम दूरी और निकटता और दूरी बताने के लिए जब इन सर्वनामों का प्रयोग किया जाएगा तो यही सर्वनाम क्या कहलाएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे ये पुस्तकें हैं, वह कुर्सी है, वह साइकिल है, यह कार है। तो आप देखिए, यानी ये पुस्तक है, वह कुर्सी है, वह साइकिल है और यह है कार है। तो यहाँ पर क्या है? सारे के सारे सर्वनामों का प्रयोग निकटता या दूरी बताने के लिए किया गया। ये का मतलब निकटता, वह का मतलब दूरी। ये का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? निकटता बताने के लिए, और वह का इस्तेमाल दूरी बताने के लिए। तो इसलिए ये सर्वनाम क्या कराएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे
अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कौन आएगा? कोई, कई, कुछ। जब किसी सर्वनाम से किसी वस्तु पदार्थ की निश्चितता का बोध ना हो तो वे सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अभी पीछे क्या पढ़ा था? जहां से निश्चयवाचक में पढ़ा था, जब किसी वस्तु या पदार्थ की दूरी या समीपता बताई जाए तो वे सर्वनाम निश्चयवाचक कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पढ़ रहे हैं हम किसी निश्चितता का बोध ना हो तो उन्हें क्या कहेंगे? अनिश्चित। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, दाल में कुछ गिर गया, या सड़क पर कई आदमी बात कर रहे हैं। ये क्या है? आप यहां देखिए कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो कोई क्या है? निश्चित नहीं है। दाल में कुछ गिर गया, कुछ क्या है? निश्चित नहीं है। सड़क पर कई आदमी बात कर रहे हैं, तो कई क्या है? निश्चित नहीं है। तो यहाँ से हमें साफ साफ दिख रहा है कि किसी भी शब्द से किसी भी निश्चितता का बोध नहीं हो रहा, और जब निश्चितता का बोध नहीं होगा तो सर्वनाम कौन से होंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 5 है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें क्या आएंगे? क्या और कौन। क्या आएंगे? क्या और कौन। जब क्या और कौन प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग निर्जीव व सजीव वस्तु, पदार्थ, प्राणी के लिए किया जाता है तो ये शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम बन जाते हैं। क्या किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? निर्जीव के लिए। और ये कौन किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? सजीव के लिए। यानी जो शब्द है क्या और कौन, ये प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, और जब इन्हीं प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किसी भी सजीव या निर्जीव वस्तु को बताने के लिए किया जाएगा तो यही सर्वनाम क्या है? शब्द क्या बन जाएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे आप खाने में क्या लोगे, तो जो क्या शब्द आया है यह कहलाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑफिस के बाहर कौन खड़ा है, यानी प्रश्न पूछ रहा है, यानी कौन खड़ा है? व्यक्ति है जो कौन है, तो क्या आएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। आज घर पर कौन आया था, यानी कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग किया गया। किसी व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, ये क्या? किसी पदार्थ यानी कि निर्जीव के लिए। अब आप इन्हें देखिए, आपके पिताजी क्या करते हैं और देश की आजादी में आपकी क्या भूमिका थी। ये दो उदाहरण बहुत ही अच्छे हैं। इसमें आपके लिए शब्द इस्तेमाल हुआ क्या, और यहाँ भी क्या इस्तेमाल। अब आप देखेंगे क्या ये क्या शब्द इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम है या प्रश्नवाचक शब्द है। क्या है? आपके पिताजी क्या करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो क्या शब्द है ये किसी कार्य के लिए, प्रश्न पूछने के लिए बात की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर जो क्या शब्द है ये प्रश्नवाचक शब्द है। क्या है? प्रश्नवाचक शब्द, ना कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। इन दोनों वाक्यों में जो क्या शब्द है ये क्या है? एक प्रश्नवाचक शब्द, ना कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? आपके, और आपके क्या आता है? मध्यम पुरुष। देश की आजादी में आपकी क्या भूमिका थी, सर्वनाम क्या है? मध्यम पुरुष सर्वनाम। सर्वनाम जो है इसमें आपकी और आपके हैं, लेकिन क्या शब्द क्या है इसमें? प्रश्नवाचक शब्द, ना कि सर्वनाम। समझ में आ गई होगी बात। अगला देखते हैं। नंबर 6 है संबंधवाचक सर्वनाम। और संबंधवाचक सर्वनाम में क्या है? जो आएगा सो आएगा, वह। जब किसी वाक्य में किसी एक सर्वनाम का संबंध किसी दूसरे संज्ञा व सर्वनाम शब्दों से होता है तो वह सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि
वे आकाश के पिताजी हैं। तो इसका संबंध किससे हुआ है? आकाश के पिताजी से। वह मेरा भाई है, यानी संबंध दिखाया गया है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी का संबंध वैसी से। जो करेगा वह भरेगा, जो और वह आपस में क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। या जो करेगा सो भरेगा भी लिख सकते हैं, लेकिन आजकल क्या है कि सो की जगह वह ज्यादा इस्तेमाल होगा। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। तो इस प्रकार से जो और वह है, जैसी करनी वैसी भरनी, और ये वह मेरा भाई है, इन सारे के सारे वाक्यों में संबंधवाचक सर्वनामों का प्रयोग किया गया है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी और पूरा का पूरा सर्वनाम का टॉपिक समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द।